नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूएस वॉरशिप इन इंडियन वाटर्स विदाउट इंडियन कंसेंट। एक यूएस का वॉरशिप इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकला, लक्षद्वीप से लगभग 130 नॉटिकल माइल्स दूर। उनक्लोज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उनक्लोज मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, एक पर्टिकुलर कंट्री के बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्र उसका होता है। तो लक्षद्वीप की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का इंडियन ओशन इंडिया का है। तो उसके 130 नॉटिकल माइल पे यूएस का ये वॉरशिप निकला है और यूएस ने बोला है कि हम ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के अंदर कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस ये यूएस का एक डोमेस्टिक लॉ है। तो क्या यूएस और इंडिया की दोस्ती उतनी स्ट्रेटेजिकली अच्छी है जितनी हमको देखने को मिलती है बाहर से? एक्चुअली में यूएस की तरफ से ये स्टेप क्यों आया है, इसकी न्यूज में भी काफी रिपोर्टिंग हुई है, इंटरनेशनल मीडिया में भी काफी रिपोर्टिंग हुई है। इसके मतलब क्या है, इंडियन सरकार का यहाँ पे क्या व्यू पॉइंट रहा है, इन सब चीजों को यहाँ पे खंगालने की कोशिश करते हैं। ये जो वॉरशिप है यूएस का, इसका नाम है यूएसएस जॉन पॉल जोन्स। इन्होंने एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया है वेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स, और ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है ये इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। और प्रॉब्लम ये थी कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन करते वक्त इंडिया की प्रायर कंसेंट यहां पे यूएसए ने नहीं ली है। और अगर आप ऐसा कोई ऑपरेशन करते हो, नेविगेशन ऑपरेशन, तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आपको प्रायर कंसेंट लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स निकलते हैं इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से, क्या सबके लिए इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है? जवाब है नहीं। देखिए, कॉमर्शियल व्हीकल्स, इनोसेंट पैसेज, एक शब्द होता है मैरीटाइम डोमेन में, इनोसेंट पैसेज, यानी कि आपका एक शिप निकल रहा है, आप एक कॉमर्शियल शिप हो, गुड्स लेके जा रहे हो, या आपका खुद का कोई क्रूज है, वो क्रूज पैसेंजर्स को लेके जा रहा है। इस प्रकार के शिप्स को किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकलने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आप समझिए, यहां पे यूएसएस जॉन पॉल जोन्स निकला है, ये यूएसए का एक वॉरशिप है, उनकी 7th फ्लीट ऑफ नेवी का एक पार्ट है, यूएस नेवी का एक पार्ट है। इसमें सारे फाइटर जेट्स थे, इसमें मिसाइलें तैनात थी। तो इस प्रकार के शिप्स अगर इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकलेंगे तो भाई इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से किसी कंट्री की सबमरीन्स निकलती हैं, सबमरीन्स आपको पता है मिलिटरीली डिप्लॉयड होती हैं, तो उनके निकलने से पहले ही आपको, जिस कंट्री के भी आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकल रहे हो, आपको परमिशन लेनी चाहिए। अभी जब ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया यूएसए ने अपने हिसाब से, तो भाई उन्होंने ऑपरेशन तो कर लिया और उसके बाद उन्होंने इसको पब्लिकली डिक्लेयर भी किया। पब्लिकली डिक्लेयर करके उन्होंने ये बोला कि हम अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के तहत इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकल रहे हैं, और ये जो इंडिया का एक्सेसिव मैरीटाइम क्लेम है इसको हम वॉयलेट कर रहे हैं। मतलब कि यूएस की नेवी का यहां पे क्या बोलना है कि इंडिया ने जो भी अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां पे क्लेम किया है ये जरूरत से ज्यादा है, हम इसको मानते नहीं है। अभी ये बात ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में लोगों को पसंद नहीं आएगी, और दिल्ली में जो हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स बैठे हैं उन्होंने बोला है कि हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू अपने प्रोटेस्ट को यूएसए की सरकार के पास पहुंचा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी बोला है कि यूएसएस जॉन पॉल्स के मूवमेंट को पर्शियन गल्फ से जब निकला था तब भी हम मॉनिटर कर रहे थे, मलक्का स्ट्रेट की तरफ जा रहा तब भी हम मॉनिटर कर रहे थे, मतलब हमें यह पता है कि ये शिप निकल रहा है। यहां पे एक व्यू पॉइंट ये भी उठा कि यहां तो यूएस नेवी ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि हम निकल रहे हैं। अगर वो डिक्लेयर नहीं करते तो क्या देश के लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहां से कोई शिप निकला है? तो यहां पे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट आया है कि ऐसे जितने भी वॉरशिप्स हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकलते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकलते हैं, उनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। यूएस की नेवी की बात की जाए तो यूएस की नेवी की जो 7th फ्लीट है ना, वो यूएस की नेवी के सबसे लार्जेस्ट फ्लीट है। और 1971 में जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी थी, बैक एंड से पाकिस्तान को यही 7th फ्लीट की नेवी सपोर्ट भी दे रही थी। कुछ यूएस की ये जो नेवी 7th फ्लीट का जो व्यू मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, केप ऑफ गुड होप से मोजाम्बिक चैनल से होकर पर्शियन गल्फ तक पहुंचे, फिर मुड़ के इधर से आपका मलक्का स्ट्रेट से निकलेंगे। तो ये वाइटल लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पे यूएस की नेवी वगैरह घूमती रहती है। अब प्रॉब्लम ये कि ये यूएस की नेवी साउथ चाइना सी में घूमती है। साउथ चाइना सी में जो यूएस के नेवी के जहाज घूमते रहते हैं, ठीक है ना, जो शिप्स घूमते रहते हैं, चाइना के साथ अक्सर कर अल्टरकेशन होती रहती है, चाइना वाले बोलते रहते हैं कि दूर रहो हमारे इलाके से। तो ये सब चीजें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या ऑफिशियल पोजीशन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन यही है जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज की है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज ये बोलता है कि किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से
अगर कोई इनोसेंट पैसेज कर रहा है तो उसको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट किसी भी एक कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से या कॉन्टिनेंटल शेल्फ से कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, कोई मिलिट्री मैनूवर हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि मिलिट्री मैनूवर नाम का ये जो शब्द है ये कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर यूएस का वॉरशिप चुपचाप सेल करते हुए निकल गया तो ये मिलिट्री मैनूवर की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। भारत सरकार के हिसाब से ये मिलिट्री मैनूवर की डेफिनेशन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इस यूएस वॉरशिप पे यूएस के फाइटर जेट्स, यूएस की मिसाइलें, यूएस के दूसरे वेपन्स तैनात थे। और उनक्लोज की परिभाषा में भी यही बोला गया है, उनक्लोज के प्रोविजंस में भी यही बोला गया है कि किसी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में या उसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आप मिलिट्री एक्सरसाइज करते हो या मिलिट्री मैनूवर करते हो जिसमें किसी भी प्रकार के वेपन्स या एक्सप्लोजिव इन्वॉल्व है, तो ये करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर देश से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां पे कोई भी परमिशन नहीं ली है यूएस की नेवी की सेंट पॉल जोन्स ने। तो इसीलिए ये जो 7th फ्लीट का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन था, इसने वायलेट किया है इंडिया के डोमेस्टिक लॉ को, जिसका नाम है टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट ऑफ 1976। इस न्यूज के रिस्पेक्ट में अगर आप ये पर्टिकुलर डोमेस्टिक लॉ याद रख सको तो अच्छा रहेगा। किसी आंसर में अगर आप कोड कर दोगे 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस वीडियो को अगर शेयर ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मैंने क्या क्या वीडियोस बनाई हैं उसके लिए आप मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री, सतीश चंद्र की मीडियल हिस्ट्री, आपको इस प्रकार की बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी। रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स बन रही है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज है। आपको बेनिफिट लगे तो आप चैनल ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अलग अलग प्रकार से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सबसे अनयूजुअल बात यह थी कि 7 अप्रैल को जब अरेबियन सी से यूएस की 7th फ्लीट निकल रही थी तो इन्होंने ओपनली इस बात को अनाउंस किया। देखिए क्या बोला, यूएसएस जॉन पॉल जोन्स DDG 53 asserted navigational rights and freedoms approximately 130 nautical miles west of Lakshadweep Islands inside India's exclusive economic zone without requesting India's prior consent, consistent with international law। कहने का मतलब यह है कि यूएस यहां पे ये बोल रहा है कि इंडिया के जो एक्सेसिव मैरीटाइम क्लेम्स हैं हम इनको चैलेंज करते हैं एंड वी आर असर्टिंग एंड एक्सरसाइजिंग आवर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। इंडिया का बस यही बोलना है कि आप हथियार लेके घुसे हो हमारे समुद्र में तो हमसे पूछ के घुसो, ठीक है ना। आप हमसे पूछे बिना, अगर आपका कॉमर्शियल व्हीकल है या इनोसेंट पासेज तो ही कर सकते हो, हमसे पूछे बिना आप हथियार लेके नहीं घुस सकते हो। और इस बात को इंडिया ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू यूएस के पास पहुंचा दी है। ठीक है भाई, अब ये सब बातें यहां पे ये है। देखिए यूएस की पॉलिसी रही है वो एक्सरसाइज करते हैं और एसर्ट करते हैं अपने नेविगेशनल राइट्स को, ओवरफ्लाइट राइट्स को। साउथ चाइना सी में अक्सर कर यूएस ऐसा करता है और यूएस और चाइना की इस चीज को लेके झड़प भी होती रहती, बहस भी होती रहती। ये बहुत अनयूजुअल था कि यूएस नेवी ने यहां पे एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू किया है इस चीज को लेके। अब यहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि यूएस नेवी इस प्रकार का स्टेटमेंट बिना जो बाइडेन के परमिशन के पब्लिश नहीं कर सकती। तो अगर पब्लिश किया है तो इसका मतलब क्या है? एक मतलब इसका यह निकल के हो सकता है कि जिस प्रकार से चाइना के मैरीटाइम राइट्स को पुश बैक करता है यूएसए, उस प्रकार से यूएसए शायद पूरी दुनिया को सिग्नल करना चाह रहा है कि सिर्फ चाइना के नहीं, हम किसी और कंट्री के भी मैरीटाइम राइट्स को पुश बैक कर सकते हैं अगर वो हमको सही नहीं लगते हैं। तो मे बी एक ये वजह हो सकती है। मे बी हो सकता है कि बैक एंड में जो बाइडेन की चाइना की जी जिनपिंग से कुछ बात हुई हो और जी जिनपिंग ने को भरोसा दिलाने के लिए या उनसे दोस्ती करने के लिए यूएस ने इस प्रकार का स्टेप लिया हो। हालांकि इस बात के चांसेस काफी कम है क्योंकि इंडिया और यूएस के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस काफी अच्छे हैं। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि इंडिया और यूएसए स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के इतने पास हैं, नेवी एक्सरसाइज होती हैं, आर्मी एक्सरसाइज होती हैं, एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती हैं। अभी इतनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बीच में अगर यूएस नेवी सीधे सीधे इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को वायलेट करेगी तो वो पसंद नहीं आएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है। और आगे आने वाली रिलेशनशिप्स में अगर इस प्रकार से यूएसए की नेवी हमारे स्पेस को वायलेट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है आईब्रोज उठेंगी, सवाल उठेंगे। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी की बात करिए तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है दुनिया भर के सीज और ओशंस को रेगुलेट करने के लिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है दुनिया भर के ओशंस को और सीज में गवर्नेंस किस प्रकार से होगा उसके लिए इस कन्वेंशन को लेके आया गया है। इस कन्वेंशन को
168 पार्टीज ने रेटिफाई किया है, ठीक है ना भाई, जिसमें 167 तो कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इन 168 पार्टीज के अलावा 14 ऐसे और यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं जिन्होंने साइन तो किया है उन क्लोज को बट रेटिफाई नहीं किया है। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज को 1995 में ही रेटिफाई कर चुका है, लेकिन यूएस ने आज तक यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज को रेटिफाई नहीं किया है। साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। ओके, और यही 1982 का यूएन नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री की बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसी में उसका टेरिटोरियल सी भी आ जाता है और कंटीजियस जोन भी आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, टेरिटोरियल सी में पूरे सोवरेन राइट्स हैं, कंटीजियस जोन में थोड़े से कम। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर आप पानी की सरफेस के नीचे चले जाते हो तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पानी की सरफेस के नीचे जो भी आपके रिसोर्सेज आप कह सकते हो अवेलेबल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, ये सब तो उस कंट्री के हैं जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। बट जो वाटर्स है ना, वाटर इंटरनेशनल है, आप उस वाटर से पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस वाटर से निकल सकते हो, लेकिन वॉरशिप नहीं निकल सकता। अगर वॉरशिप को निकलना है, अगर किसी सबमरीन को निकलना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी उस कंट्री से जिसका वो ईईजेड है, और अगर नहीं लेती है तो उनक्लोज के इंटरनेशनल लॉज का भी यहाँ पे वायलेशन है। तो कहीं ना कहीं यूएस की नीति 7th फ्लीट यहाँ पे उनक्लोज के लॉज को ओपनली वायलेट कर रही है। समझ गया बात को? ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही। तो ईईजेड में कोस्टल स्टेट के क्या राइट होते हैं? एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट, कंजर्व एंड मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे नॉन लिविंग हो। फिर प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम विंड करंट्स एंड वाटर्स, establish and use artificial island structures and installations, conduct marine scientific research, protect and preserve the marine environment। ये राइट्स हैं उस कोस्टल कंट्री के जिसका वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल सी, ये 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स, ये हो गया कंटीजियस जोन। और फिर आप कह सकते हो कि भाई बेस लाइन से पूरा का पूरा 200 नॉटिकल माइल्स हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो उस देश के होंगे जिस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक बात याद रखिएगा, किसी एक कंट्री की कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर 200 नॉटिकल माइल्स के आगे तक जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ जा रही है वहां तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जाएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेस लाइन से केवल 200 नॉटिकल माइल्स तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, भले ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ उसके आगे जा रही हो। समझ गया? ठीक है, तो यहां पे देखिए फाइनली इंडियन लॉ की बात की जाए। एज पर इंडिया टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976, ईईजेड इंडिया क्या है? इट इज एन एरिया बियॉन्ड एंड एडजेसेंट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स एंड लिमिट ऑफ सच जोन इज 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। मतलब इंडिया की वाटर बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, इंडिया लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स इज द लाइन पॉइंट इज द लाइन एवरी पॉइंट ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स। हमारे 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर है जो कि पूरी की पूरी हमारी जमीन की तरह है, यहाँ पे हम जो चाहेंगे वही होगा। फिर ऑल फॉरेन शिप्स अदर देन वॉर शिप्स इंक्लूडिंग सबमरीन्स एंड अदर अंडरग्राउंड व्हीकल्स, मतलब जितने भी फॉरेन शिप्स हैं ज्यादातर ऐसे इलाकों से कॉमर्शियल शिप्स ही निकलते हैं, बड़े बड़े कंटेनरों पे लोड कर दिया, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वही शिप्स निकलते हैं, या फिर यूएस की नेवी, चाइना की नेवी, सबमरीन, इस प्रकार के शिप्स निकलते हैं। तो वॉर शिप्स इंक्लूडिंग सबमरीन्स और दूसरे जो अंडर वाटर व्हीकल्स हैं, इनको निकलने से पहले इंडिया की सरकार से परमिशन लेनी है। जो लोग इनोसेंट पासेज कर रहे हैं, जिनके पासेज से इंडिया की सिक्योरिटी, पीस, गुड ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चुपचाप से निकल सकते हैं। लेकिन जो मिलिट्री वेसल्स हैं, मिलिट्री व्हीकल्स हैं, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकलने के वक्त। ये उनक्लोज में भी लिखा है और ये स्पेसिफिकली इंडिया ने India's territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zones एक्ट 1976 में भी लिखा है। ये था एनालिसिस इंडियाज टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976 याद रखना। इस बेसिक फिगर को याद रखना, जहां पे एक बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटीजियस जोन और 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये याद रखना। एक अच्छा ये समझिए, 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव, मान लीजिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ और आगे चली जाती है तो पूरी की पूरी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक पर्टिकुलर कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आती, इस बात को याद रखिएगा। 200 नॉटिकल माइल्स तक का इलाका ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है। अगर आगे जा रही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ
तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री में नहीं आएगी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक पर्टिकुलर कंट्री क्या क्या कर सकती है वो आपको इस पीपीटी में मिल जाएगा, समझ गए। और यूएस की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, इस पर्टिकुलर लॉ को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। ये यूएसएस जॉन पॉल जोन्स नाम के शिप का याद रखना, यूएस की 7th फ्लीट नेवी का पार्ट है, इसको याद रखना। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप इस इंफॉर्मेशन को कोट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिसी में आपसे किसी सवाल में अलग अलग फैसेट्स को डिस्कस करने की बात की जा रही हो, तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को आप कोट करके लिख सकते हो कि यूएस के साथ भी इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें अपने सारे पॉइंट्स क्लियर करके रखने हैं। इस प्रकार का एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप इस न्यूज से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड।